क्लास 8th या चैप्टर नंबर 2 है। तो अब इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं कि मुगल एम्पायर का एंड कैसे हो जाता है। मुगल एम्पायर की फाउंडेशन बाबर ने डाली। बाद में मुगल एम्पायर को आगे लेकर के जाने वाले जो एक इम्पोर्टेंट राजा थे जिनका नाम था अकबर। और अकबर के बाद भी बहुत राजा हुए जैसे कि उनका बेटा जहांगीर, शाहजहाँ। बट जो इनके आखिरी फेमस रूलर थे उनका नाम था औरंगज़ेब। ठीक है, औरंगज़ेब के बारे में भी आपने बहुत सुना होगा। औरंगज़ेब जो लास्ट इनके पावरफुल रूलर थे और औरंगज़ेब की डेथ हो जाती है 1707 में। इनकी डेथ के बाद मुगल गवर्नर जो थे, जिनको उस समय सूबेदार कहते थे, आज के टाइम पे गवर्नर कहते हैं, और बड़े बड़े ज़मींदार थे, उन्होंने अपने छोटे छोटे किंगडम्स बना लिए। अब हुआ कि जैसे ये हमारा इंडिया है, तो मुगल्स के अंडर में एक बार इंडिया पे मुगल्स पूरा रूल किया करते थे। बट बाद में क्या होता है कि जैसे गुजरात वाले एरिया पे एक अलग सा गवर्नर होता था, राजस्थान वाला में अलग से, बंगाल में अलग से। तो इन गवर्नर्स ने अपने इन छोटे छोटे एरियाज़ को अपना राजपाट बना लिया, वो यहाँ पे रूल करने लगे। अब इसी टाइम पे दूसरी तरफ जब मुगल एम्पायर चल रहा था, तो उसी टाइम पे इंडिया में कुछ और लोग भी आए थे, तो जो कि वेस्ट से आए थे। और सबसे पहले जो फॉरेनर लोग थे, उनमें जो फॉरेनर सबसे पहले वाले बंदे आए थे, जो वो थे वास्को डी गामा। ठीक है, वास्को डी गामा एक एक्सप्लोरर थे। तो वो इंडिया में आए, उन्होंने सी रूट ढूंढा इंडिया का वेस्ट से ईस्ट में आने के लिए, और साल था वो 1498। ये पुर्तगीज़ थे, ये पहले यूरोपियन थे जो इंडिया में आए। तो अगर आपको कोई पूछेगा पहले यूरोपियन कौन थे, तो पुर्तगीज़ थे, और उनमें जो बंदा था उसका नाम था वास्को डी गामा। अब फिर क्या होता है, दे एस्टैब्लिश देयर प्रेजेंस इन द वेस्टर्न कोस्ट। अब जब वो यहाँ पे आते हैं तो उन्होंने अपनी जो प्रेजेंस है वो कहाँ पे बनाई, अपना बेस बनाया गोवा में। अब देखो, जब भी कोई बंदा बाहर से आएगा इंडिया में, तो यानी इधर वेस्ट से आएगा, तो सबसे पहले वो इधर को ही गुजरात और गोवा वाली साइड ही पहुँचेगा। तो वो आ जाते हैं हमारे गोवा में सबसे पहले। यहाँ पे उन्होंने बेस बना दिया अपना। अब होता क्या है कि उसके बाद 1498 में तो वो आए, उसके बाद आता है साल 1600, कुछ देर बाद तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसने चार्टर लिया अपने रूलर से, जो रूलर था उनका इंग्लैंड का, और यहाँ पे आकर के अपनी कंपनी खोल दी। अब अर्ली 17th सेंचुरी में डच भी यहाँ पे आ गए और फ्रेंच भी यहाँ पे आ गए। इन सब का मकसद एक ही था, यहाँ पे आकर के पैसा कमाना, बिजनेस करना और यहाँ पे मुनाफा कमाना। सारी कंपनी किस चीज़ में इंटरेस्टेड थी कि वो क्या करेंगे, यहाँ से सामान को खरीदेंगे, जैसे कि कॉटन को, सिल्क को, या अलग अलग मसाले, इन सब चीज़ों को वो खरीदेंगे और फिर बाहर जा करके फिर से अपनी मार्केट्स में जाके इनको बेचेंगे और अपना ज़बरदस्त प्रॉफिट कमाएंगे। जो कि बिज़नेस का एक छोटा सा सिंपल सा रूल है कि आप सस्ते रेट में कोई चीज़ खरीदो यहाँ से, और फिर उसको थोड़ा सा महंगे रेट में बना करके उसको बेच दो और अपना प्रॉफिट कमा लो। अब उन्होंने क्या किया, टू सिक्योर द मार्केट देयरफॉर लेड टू द फायरेस्ट बैटल बिटवीन द ट्रेडिंग कंपनी। अब जैसे आज के टाइम पे भी बिजनेस में जब एक बंदे को नुकसान हो रहा होता है, तो वो अपना बिजनेस एस्टैब्लिश करने के लिए अलग अलग टेक्निक्स यूज़ करते हैं। उस टाइम पे क्या था कि इन लोगों ने क्या किया, ब्रिटिशर्स ने या फ्रेंच वालों ने, पुर्तगीज़ वालों ने आपस में अपनी फैक्ट्रीज़ को बचाने के लिए आपस में लड़ाइयाँ शुरू कर दी। तो बहुत सी लड़ाइयाँ भी हुई इनकी। अब हम पढ़ते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी का ट्रेड बंगाल में कैसे शुरू हुआ। अब ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में कैसे ट्रेड कर रही है, मैंने बताया आपको इंडिया के बंगाल कहाँ पे, इंडिया में बंगाल है इंडिया के ईस्ट वाली साइड में। तो इधर इन्होंने कैसे ट्रेड शुरू कर दिया। द फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री सेटअप ऑन द बैंक ऑफ रिवर हुगली। हुगली रिवर के जो किनारे पे इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री बनाई थी और साल था 1651। Yes. अब एज द ट्रेड एक्सपेंडेड, द कंपनी ने क्या किया, बाद में मर्चेंट ट्रेडर्स टू कम टू सेटल नियर द फैक्ट्री। जैसे इनका ट्रेड एस्टेब्लिश्ड हो गया तो कंपनी ने डिसाइड किया कि ये अपने उन लोगों को बुलाएगी अपने इंग्लैंड से और उनको भी यहाँ पे रहने के लिए कुछ फैसिलिटीज़ देगी। तो वो लोग भी जो बिजनेस थे, जो इनके ट्रेडर थे, वो लोग सारे यहाँ पे आके रहने लगे, बिजनेसमैन भी। अब होता है 1696 में, इट बिगेन टू बिल्डिंग अ फोर्ट अराउंड द सेटलमेंट। जहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी फैक्ट्री बनाई थी, तो वहाँ पे इन्होंने अपने किला बनाना शुरू कर दिया। किला तो आप लोगों को बताइए, चारदीवारी बना करके वहाँ पे किला बना दिया। तो 2 साल बाद क्या हुआ कि कंपनी को वहाँ पे राइट मिल जाते हैं, इसके ज़मींदारी राइट। ज़मींदारी राइट का मतलब है वहाँ का रेवेन्यू लेने का, कि भाई लोग काम करेंगे और उनसे आप वहाँ का रेवेन्यू रिसीव कर सकते हो, जिसका आज मॉडर्न डे कोलकाता नाम है। तो ये गाँव भी था। तो एक्चुअली में कितने 3 विलेजेस की इनको ज़मींदारी मिल जाती है। अब अगला क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि यार ये तो ट्रेड करने यहाँ पे इंडिया में आए थे, तो ये ट्रेड से ही बैटल्स की तरफ कैसे चलेगी। इन्होंने तो बहुत लड़ाइयाँ भी लड़ी, आपने पढ़ा होगा बैटल ऑफ प्लासी या सुना होगा बैटल ऑफ बक्सर के बारे में। जैसे ही औरंगजेब की डेथ हुई, तो जो बंगाल का नवाब था उसने क्या किया, हमने ऊपर ही पढ़ा कि अपनी एक रीजनल किंगडम बना ली, पावर ले ली, ऑटोनॉमी ले ली, और अपनी ऑटोनॉमी ले ली। अब उसके बाद क्या होता है कि वहाँ पे बैटल ऑफ प्लासी हो जाती है। बैटल ऑफ प्लासी किसके साथ हुई, बैटल ऑफ प्लासी बंगाल के राजा के, बंगाल के जो राजा थे वो छोटे से, उनके साथ हुई। अब क्या होता है कि साल था 1756, मैंने बताया आपको कि 1707 में औरंगजेब की हो गई है डेथ। उसके बाद बंगाल को उन्होंने अपना बना दिया था छोटा राजपाट वहाँ पे, क्योंकि रीजनल किंगडम थी। और क्या हो गया कि अब कुछ साल बाद, लगभग 50 साल के बाद क्या होता है कि वहाँ का रूलर था जिसका नाम था सिराजुल-दौला, बिकेम द नवाब। वो वहाँ का नवाब बन गया बंगाल का। आफ्टर दैट अलवर्दी खान, जब अलवर्दी खान की मौत होती है तो सिराजुल-दौला यहाँ का नवाब बन जाता है। द कंपनी वाज टेकन ऑन अ पपेट रूलर, सो इट हेल्प्स वन सिराजुल-दौला's राइवल बिकम द नवाब विदाउट सक्सेस। तो अब क्या हुआ कि कंपनी को चाहिए था एक पपेट रूलर, तो उन्होंने क्या किया,
सो इट हेल्प्स वन ऑफ सिराजुल-दौला के राइवल को। उन्होंने क्या किया कि सिराजुल-दौला के एक राइवल के साथ दोस्ती कर ली, किसने? ब्रिटिशर्स ने। दोस्ती करके सिराजुल-दौला को हटाने की कोशिश की। सिराजुल-दौला को गुस्सा आ गया, उसने कंपनी को कहा कि आप क्या करो, मेरे यहाँ पे ज़ाती मामलों में दखलअंदाज़ी करने की ज़रूरत नहीं है, मेरे पॉलिटिकल मामलों में। मैं यहाँ का नवाब हूँ और मेरे यहाँ कौन मिनिस्टर होगा, क्या होगा, ये मेरा फैसला है, आप लोग दखलअंदाज़ी मत करो। और साथ में मैंने आपको बताया कि वो लोग फोर्ट बना रहे थे, तो उसने कहा कि भाई जल्दी-जल्दी से ये अपने किले की चारदीवारी को बंद कर दो और मेरे को रेवेन्यू दे दो, ठीक है। लेकिन कुछ नेगोशिएशन हुई, बातचीत हुई और ये बातचीत फेल हो गई। नवाब ने क्या किया, नवाब को आ गया गुस्सा, नवाब ने अपने 30,000 सोल्जर्स लिए और चले गए इंग्लिश फैक्ट्री के पास जो हुआ करती थी काशी बाज़ार में, और वहाँ के कंपनी के ऑफिसर्स को पकड़ लिया और उन्हें एक रूम में लॉक कर दिया, ठीक है। अब होता क्या है कि उनको ब्लॉक कर दिया एंड डिसआर्म द इंग्लिशमैन एंड द ब्लॉकेड द इंग्लिश शिप, तो इंग्लिश शिप्स को रोक लिया और बाद में चला जाता है कलकत्ता की तरफ एंड एस्टेब्लिशेस कंट्रोल ओवर द कंपनी फोर्ट, और जो कंपनी का फोर्ट था वहाँ पे कब्जा करने के लिए। अब जैसे ही ये बात पहुंचती है उनके पास कि कलकत्ता में राजा नवाब पहुंच चुका है, तो कंपनी के ऑफिसर्स क्या करते हैं, मद्रास में जो थे उन्होंने अपनी फोर्सेज भेजी और उनके जो ऑफिसर थे उनका नाम था रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। अब एक तरफ से किसकी फोर्सेज है, एक तरफ से सिराजुल-दौला की फोर्सेज है जो कि बंगाल का नवाब है, और दूसरी तरफ से रॉबर्ट क्लाइव की फोर्सेज है जो कि मद्रास से आ रहा है। अब मद्रास तो पता ही होगा इंडिया में मद्रास कहाँ पे है, तो मद्रास से फोर्सेज कहाँ को जा रही है, मद्रास से फोर्सेज जा रही है यहाँ पे बंगाल की तरफ लड़ाई करने को। अब फिर क्या होता है, ये साल आ गया 1757 का। रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया, कंपनी की आर्मी को मार्च कराया सिराजुल-दौला के खिलाफ, और जगह थी प्लासी। तो उस जगह में जहाँ पे वो दोनों मिलती हैं फौजें, उस जगह का नाम था प्लासी। नवाब वाज डिफीटेड एज द फोर्सेस लेड बाय मीर जफर, वन सिराजुल-दौला कमांडर नेवर फॉट द बैटल। जैसे ये लोग बैटल फील्ड में जाते हैं लड़ाई करने के लिए, बैटल फील्ड में क्या होता है, दोनों फौजें आपस में लड़ाई करने वाली थी। मैंने आपको पहले बताया कि जो नवाब का एक बंदा था उसके साथ ब्रिटिशर्स ने पहले ही उसको अपने पक्ष में ले लिया था, तो उसने किया कि जैसे यहाँ पे जैसे युद्ध होने वाला था, तो उन्होंने क्या किया, मीर जाफ़र युद्ध ही नहीं कर रहा है, मीर जाफ़र यहाँ पे नवाब की साइड से खड़ा और मीर जाफ़र की फ़ौज पूरी यहाँ पे नवाब की साइड से खड़ी है। लेकिन जैसे ही यहाँ पे ब्रिटिशर्स आ रहे हैं अटैक करने के लिए, और मीर जाफ़र ने अपनी पूरी फ़ौज को ऑर्डर ही नहीं करा लड़ाई करने के लिए, तो एक्चुअली में लड़ाई मीर जाफ़र ने अपनी पूरी आर्मी से लड़ी ही नहीं, और सिराजुल-दौला की अकेला वो लड़ाई करता रहा अपनी छोटी सी आर्मी के साथ, और फाइनली वो हार जाता। अब प्लासी की लड़ाई वो हार गया सिराजुल-दौला, और सिराजुल-दौला को मार दिया गया और मीर जाफ़र को बना दिया गया नवाब। मीर जाफ़र नवाब बन गया, लेकिन मीर जाफ़र को भी 1765 में वो भी मर जाता है, ठीक है। मीर जाफ़र डाइड इन 1765, द मूड ऑफ द कंपनी चेंज। फाइनली 1766 में क्या होता है, मुगल एम्पर अपॉइंटेड द कंपनी एज द दीवान ऑफ द प्रोविंसेस ऑफ बंगाल। अब इसमें क्या होता है कि इतनी जल्दी से नहीं बना दी, बल्कि क्या होता है कि 1764 में एक बार फिर से लड़ाई हो जाती है, और उस लड़ाई का नाम था बैटल ऑफ बक्सर। अब बैटल ऑफ बक्सर फिर से लड़ाई होती है और फिर से बंगाल का नवाब हार जाता है, और फाइनली उसमें जो बैटल ऑफ बक्सर थी, इसमें जो नवाब था वो अकेला नहीं लड़ रहा था, बल्कि मुगल भी उसमें हेल्प कर रहे थे। तो ये लड़ाई जब हार जाते हैं तो फिर मुगल को क्या करना पड़ता है, जो वहाँ का राजा था उसे दीवान बनाना पड़ता है बंगाल का, किसको, कंपनी को हारने के बाद। और एक 1765 में एक वो लोग डील साइन करते हैं। अब जब डील साइन होगी, सारा पैसा अब जा रहा है किसके पास, ब्रिटिशर्स के पास। द आउटफ्लो ऑफ द गोल्ड फ्रॉम द ब्रिटेन एंटायरली स्टॉप्ड आफ्टर द अजम्पशन ऑफ दीवानी, नाउ रेवेन्यू फ्रॉम इंडिया गुड फाइनेंस द कंपनी एक्सपेंसेस। अब क्या होता है कि जैसे यहाँ पे ये बैटल जीत गए लोग, तो बैटल जीतने के बाद क्या हुआ कि जितना भी सारा पैसा, क्योंकि कंपनी यहाँ पे काम कर रही थी और कंपनी को क्या करना पड़ता था, यहाँ से वो लोग चीज़ें परचेज़ करते थे, यहाँ से चीज़ें परचेज़ करने के बाद सामान यहाँ से हम अपनी मार्केट में लेते थे, वहाँ बेचते थे, मुनाफा कमाते थे, फिर पैसे लाते थे और यहाँ से फिर सामान खरीदते थे, फिर बेचते थे। अब कंपनी ने क्या किया कि क्योंकि कंपनी यहाँ जीत गई इंडिया में, अब कंपनी क्या कर रही है कि यहीं से पैसे कमा रही है और यहाँ से सामान खरीद रही है और फिर यहाँ से सामान को उधर बेच रही है और अपना पूरा मुनाफा कमाई जा रही है। अब देखिए, वो कह रहा है कि कंपनी के ऑफिसर्स को नवाब कैसे बोला जाने लगा, ठीक है। नवाब वर्ड तो आपने सुना ही होगा, नवाब कि भाई इसके नवाबों के शौक हैं। तो इमेजिन करिए कि कंपनी के ऑफिसर्स कैसे नवाबों की ज़िंदगी जिया करते। बोलते जैसे बैटल ऑफ प्लासी हो जाती है, तो एक्चुअली नवाब ऑफ बंगाल वाज फोर्स्ड टू गिव लैंड एफ द वास्ट ऑफ द सम ऑफ द मनी एज अ प्रपोजल गिफ्ट टू द ऑफिसर। जैसे बैटल ऑफ प्लासी लोग हार जाते हैं, उसके बाद इनको फोर्स किया जाता है नवाब्स को बंगाल के, कि तुम लोग जो भी कंपनी के ऑफिसर्स हैं, ऑफिसर जैसे मैंने रॉबर्ट क्लाइव बताया था, अलग अलग ऑफिसर्स, इनको आप लोग को गिफ्ट देना पड़ेगा ज़मीन। बहुत सारी कंपनी के ऑफिसर जैसे कि क्लाइव हो गया, उन्होंने बहुत पैसा कमाया यहाँ पे। नॉट ऑल द कंपनी ऑफिसर्स, सारे नहीं बना पाए, लेकिन बहुत जो शातिर लोग थे उन्होंने बहुत पैसा कमाया यहाँ पे। दोज हु मैनेज टू रिटर्न, जो यहाँ से पैसा कमाने के बाद वापस ब्रिटेन चले जाते हैं, यहाँ से पैसा कमाया और ब्रिटेन चले गए विद वेल्थी लीव्स एंड फ्लॉन्टेड विद रिच। वहाँ पे जाके वो अमीरी की ज़िंदगी जीने लगे और वहाँ पे अपने आप को क्या कहलाने लगे, उनको नवाब बोलने लगे वहाँ पे, ठीक है। तो वहाँ पे जो यहाँ पे नवाब होता था, वहाँ पे उसको नवाब से बोलते थे। इतना पैसा कमा लिया कि वहाँ पे जाके शौक की ज़िंदगी वो बसर करने लगे, ज़िंदगी जीने लगे। अब हो रहा है कि कंपनी का रूल बढ़ा कैसे। अब यहाँ पे तो हम पढ़ रहे हैं कि नवाब को हराने के बाद कंपनी ने बंगाल में रूल कर दिया, लेकिन इसके बाद क्या हुआ। देखिए, जैसे हमने ऊपर पढ़ा कि 1764 में कंपनी ने क्या किया था, बैटल ऑफ बक्सर लड़ी थी, उसको जीता भी। फिर 1765 में एक समझौता हुआ दोनों के बीच में, किसके, मुगल्स के बीच में और अंग्रेज़ों के बीच में। उसके बाद क्या हुआ कि कंपनी ने अपॉइंट किया रेजिडेंट इन द इंडियन स्टेट। थ्रू रेजिडेंट द कंपनी ऑफिसर्स बिगेन टू इंटरफियरिंग द इंटरनल अफेयर ऑफ द इंडियन स्टेट्स। जैसे मैं बताता हूँ आपको, अब जैसे क्या हुआ कि जो भी यहाँ पे इंडियन स्टेट्स थी,
उस टाइम पे जैसे इमेजिन करिए कि एक इंडियन स्टेट है, यहाँ पे कोई राजा होगा, वो अपनी सभा चला रहा है, तो इस सभा के बीच में उसने एक अपना बंदा, ब्रिटिशर्स ने अपना बंदा भेज दिया। जो भी राजा बोलेगा वो सारी बातें ये सुनेगा और इसमें इंटरफेयर करेगा, इनको कुछ कुछ बताएगा, तुम्हें ये करना है, ऐसे इंटरफेयर करता रहता था इसके मामले में। अब सम टाइम क्या होता है, कंपनी फोर्स करती स्टेट को, कंपनी ने एक अलाइंस लाया, सब्सिडरी अलाइंस, ठीक है, पॉलिसी थी। अब क्योंकि पॉलिसी बेचने वाला बंदा बड़ी आकर्षित करके इन्होंने पॉलिसी बनाई, यार ये हमारी पॉलिसी, तुम लोग इसको साइन कर दो, उसके बाद तो तुम्हें बहुत ही इंजॉय होएगा। इस टर्म ऑफ कंडीशन क्या थी इस अलाइंसेस का, कि इंडियन रूलर्स आर नॉट अलाउड टू हैव देयर इंडिपेंडेंट आर्म फोर्सेस। कहा उनको क्या कि यार तुम लोग ना बहुत खर्चा करते हो आर्मी पे, हमें काम करते हैं, आर्मी हम लोग बना लेते हैं। ब्रिटिशर्स का क्या रहा है उसे कि आर्मी मेरी होएगी, जब भी तुम्हें हेल्प पड़ेगी, ज़रूरत पड़ेगी, तो मुझे कहना, मैं अपनी आर्मी लेके पहुंच जाऊंगा, क्योंकि मेरी एडवांस आर्मी है, तो मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा। अगर तुम्हें कोई राजा परेशान करेगा, जैसे इस राजा को ये वाला राजा परेशान कर रहा है, तो मुझे कहना मेरी आर्मी एकदम से आएगी और इसको मारेगी, तुम मेरे साथ ये सब्सिडी लाइन साइन कर दो, ये कागज़ है, तुझे साइन करना है। तो राजा समझ नहीं पाया इस बात को, फिर उसने कहा चल एक और बात, इसमें कुछ और चीज़ भी थी, वो ये था कि तुम्हें क्या करना है कि तुम्हें एक मैं ना तुम्हें क्या करता हूँ कि मैं अपनी एक आर्मी की टुकड़ी यहाँ रख देता हूँ, तुम्हें उसको सैलरी देनी पड़ेगी, है आर्मी वो मेरी, बट तुम सैलरी दे देना उसे। तो उसे वो भी मान गया। उसे कहा कि तुम क्या करोगे, तुम मेरी मर्जी के बिना किसी के साथ भी दोस्ती या दुश्मनी नहीं कर सकते। मान लो कि ये वाला बंदा तुम्हें परेशान कर रहा है, तुम कभी नहीं करोगे कि तुम्हारी मर्जी है, तुम इसको इस पर हमला कर दो, ऐसा नहीं होगा। तुम्हें पहले मुझसे पूछना पड़ेगा कि सर मैं उस पर हमला करूँ, मैं बोलूँगा कि भाई कर दे, फिर कर देना, ठीक है। उसके बाद और था कि उसके बाद क्या करना पड़ेगा, तुम्हें मेरे को ह्यूज अमाउंट भी देना पड़ेगा इस प्रोटेक्शंस के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए। बट हो तुम आज़ाद, तुम्हारी आज़ादी पे कोई हम लोग बंदिशें नहीं डाल रहे। इंडियन रूलर्स क्या हुआ, ये चीज़ों को समझ नहीं पाए। और इफ अगर इंडियन रूलर्स इन मान लिया उसने सब्सिडी लाइन्स और उसको वो पैसा नहीं दे पाया और ये शर्तें मानी नहीं, तो क्या होगा कि वो सारी टेरिटरी जो सीधी सीधी कंपनी के पास चलेगी। देखो क्या स्कीम लगाई उन्होंने। तो अब अगली बात आती है हमारी टीपू सुल्तान की। अब ये तो सारे रूलर्स की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन कुछ ऐसे रूलर्स थे जो कि इन चीज़ों को समझ पा रहे थे। तो उनमें से एक रूलर था जिसका नाम था टीपू सुल्तान, मैसूर के रहने वाले थे, साउथ इंडिया में आता है। मैसूर की स्ट्रेंथ थी बहुत पावरफुल स्टेट थी, उनकी स्ट्रेंथ हुआ करती थी इसकी लीडरशिप हैदर अली। हैदर अली जो थे वो टीपू सुल्तान के वालिद थे, बाप थे उनके, जिन्होंने रूल किया 1761 से लेकर 1782 तक। और बाद में उनका बेटा टीपू सुल्तान, उसने रूल किया 1782 से लेकर 1799 तक। अब क्या होता है 1785 में टीपू सुल्तान ने एक्सपोर्ट बंद कर दिया। एक्सपोर्ट किसका, सैंडलवुड का, पीपर का और इन सब चीज़ों का, कैराडम का, थ्रू द पोर्ट ऑफ द किंगडम एंड दिस अलाउ लोकल मर्चेंट फ्रॉम ट्रेडिंग विद द कंपनी। अब टीपू सुल्तान कह रहे हैं कि मेरे यहाँ पे कोई भी जो मर्चेंट है, कोई भी बिजनेसमैन है, वो क्या करेगा, कंपनी के साथ जो है, ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ उसको बिजनेस करने की इजाज़त नहीं है। अब उसने क्लोज रिलेशनशिप बना ली फ्रेंच के साथ और अपनी आर्मी को मॉडर्नाइज़ करने लगे वो, ठीक है। टीपू सुल्तान अपनी आर्मी को मॉडर्नाइज़ कर रहे हैं फ्रेंच की मदद से, क्योंकि मैंने आपको बताया फ्रेंच भी यहाँ पे इंडिया में आ चुके थे, ब्रिटेन वाले भी थे। अब लड़ाई हो जाती है, क्या होता है कि यार ये ब्रिटेन वाले यहाँ पे, इनमें से मान लो फ्रेंच वाले यहाँ पे और टीपू सुल्तान यहाँ पे। तो टीपू सुल्तान इससे मदद ना लेकर के, इससे मदद नहीं ले रहा है, बल्कि इससे मदद ले रहा है और ये इसको सपोर्ट कर रहे हैं। दोनों आपस में मिलिट्री बढ़ाए जा रहे हैं, ये इसको एडवांसमेंट दे रहा है, ये इसको हेल्प कर रहा है ट्रेड में। इस बंदे को गुस्सा आ रहा है, तो ये चाहेगा कि मैं क्या करूँ, मैं इसको भी खत्म कर दूँ, मैं इसको भी खत्म कर दूँ। तो क्या होता है आगे देखिए, 4 लड़ाइयाँ हो जाती हैं। तो 4 लड़ाइयाँ मैसूर के साथ हुई। एक लड़ाई 1767 से लेकर 69 तक, 80 से 84, 1790 से लेकर 92 और फिर फाइनली 1799 में हुई। ये जो लास्ट बैटल थी, बैटल ऑफ जिसको बोला है श्रीरंगपट्टनम, टिल द विक्ट्री ऑफ द अल्टीमेट विन विक्ट्री। इस लास्ट विक्ट्री में क्या होता है, ये जो 1799 में लड़ाई होती है, इस लड़ाई में टीपू सुल्तान की मौत हो जाती है। टीपू सुल्तान को मार दिया जाता है और उसकी जो टेरिटरी थी उसको, उसकी कैपिटल को कैप्चर कर लिया जाता है। द फार्मर ड्यूरिंग, अब जो इससे पहले डायनेस्टी हुआ करती थी उसको फिर से यहाँ पे बिठाया जाता है स्टेट में, और उनके साथ वही सब्सिडी लाइन आज़ादी वाली, वही थी कि तुम हमारी बात मानोगे, हमारे बिना तुम हमारी कहीं बिना किसी से दोस्ती नहीं कर सकते, किसी से दुश्मनी नहीं कर सकते, तुम्हारी आर्मी नहीं होगी, तुम अपने कोर्ट में किसी यूरोपियन को अंग्रेज़ के बिना रख नहीं सकते, बट तुम आज़ाद हो। तो ये सब्सिडी लाइन से साइन हो जाते हैं। तुम्हें पता ही ये बात कि जब उन्होंने टीपू सुल्तान को 1799 में मारा था, 1799 में जब टीपू सुल्तान को मारा, उसके बाद उन्होंने ऐलान किया था कि अब इंडिया को हमसे कोई नहीं बचा सकता, अब इंडिया हमारा है और हम इस पर रूल करेंगे, क्योंकि उन्हें एक ही इंसान से डर था, वो था टीपू सुल्तान। आगे बढ़ते हम लोग वार विद मराठास, ठीक है। तो मराठास के साथ वार कैसे की उन्होंने। अब क्या होता है कि जैसे टीपू सुल्तान आफ्टर द डिफीट इन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत इन 1761 में एक बैटल हुई थी, बैटल ऑफ पानीपत। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत इसलिए बोलते हैं क्योंकि इससे पहले पानीपत वाली जगह पे 2 बैटल्स हो चुकी थी, ये तीसरी बैटल थी। दे डिवाइडेड इनटू द मैनी स्टेट्स अंडर द डिफरेंट चीफ्स। अब जो उस टाइम का ये मराठास हुआ करते थे, बहुत बड़ा अंपायर था इनका, और ये इस बैटल के बाद अलग अलग मतलब इनके टुकड़े हो जाते हैं, इनकी पूरी टेरिटरी अलग अलग चीफ बन जाते हैं। इनके चीफ का मतलब होता है सरदार, क्योंकि अलग अलग डायनेस्टी से थे, जैसे कि कोई सिंधिया था, कोई होलकर था, कोई गायकवाड़ था, कोई भोंसले था, और ये सारे लोग अपने देश चीफ्स वर हेल्ड टुगेदर इन अ कॉन्फिडेंशियली, और अंदर एक इनका एक जो प्रिंसिपल मिनिस्टर हुआ करता था जिसे बोलते थे पेशवा। अब एंग्लो मराठास का मतलब हुआ कि ब्रिटिशर्स में और मराठास में वार हो जाती है बिटवीन दीज
द फर्स्ट वार जो है उनकी एंड होती है 1782 में, और इसमें जो ट्रीटी हुई थी, देखो जब भी लड़ाई होती है उसके बाद एक ट्रीटी साइन होती है दोस्ती का, तो ट्रीटी का नाम था ट्रीटी ऑफ सलबाई। दीज वर द नो क्लियर, इसमें कोई पता नहीं चला कि विक्टर कौन था। फिर एक और लड़ाई होती है फिर से, ठीक है, तो यहाँ पे फिर से ब्रिटिशर्स को इनके बीच में, अब जो टेरिटरीज थी नॉर्थन ऑफ द यमुना रिवर इंक्लूडिंग द आगरा एंड दिल्ली, ठीक है, तो ये सारी ब्रिटिशर्स के पास चलती है। उड़ीसा भी, और ये जो नॉर्थन में यमुना रिवर के पास आगरा और दिल्ली वाला एरिया, ये चला जाता है ब्रिटिशर्स के पास। अब फिर से एक और लड़ाई होती है 1817 में, जिसे हम लोग थर्ड एंग्लो मराठा वार कहते हैं। इसमें क्या होता है कि इन्होंने क्रश कर दिया मराठा पावर को, जो पेशवा थे उसको रिमूव कर दिया, और कंपनी को अब क्या बोला कि पूरा कंट्रोल तुम्हारा इस एरिया में है। विंध्यास रेंज जो है, जब भी हम इंडिया का मैप बनाते हैं तो हमें सेंटर में कुछ रेंज दिखाई देती है, विंध्यास रेंज, तो इससे नीचे पूरा अब किसका कैप्चर, किसका एरिया आ जाता है हमारा, पूरा ब्रिटिशर्स का। अब हम पढ़ते हैं कि क्लेम ऑफ पैरामाउंटसी का मतलब क्या होता है। देखो अब पहले हमने लॉर्ड किसको पढ़ा था, अब अलग अलग लॉर्ड आ रहे थे, जैसे रॉबर्ट क्लाइव के बारे में पढ़ा था। अब हमारे यहाँ पे आ जाते हैं लॉर्ड हेस्टिंग, जो गवर्नर जनरल बन जाते हैं बंगाल के 1813 से लेके 1823 तक, और न्यू पॉलिसी लाते हैं जिसका नाम था पैरामाउंटसी, विच क्लेम इट्स पावर वाज ग्रेटर देन द इंडियन स्टेट। इसका मतलब ये था कि अब इंडियन स्टेट्स में इतनी ज़्यादा पावर नहीं है, बल्कि ज़्यादा पावरफुल है ईस्ट इंडिया कंपनी। अब इन आर्डर टू प्रोटेक्ट इट्स इंटरेस्ट, उन्होंने क्या किया, उन्होंने जस्टिफाई की एनेक्सिंग और थ्रेटिंग टू द नेक्स्ट एंड इंडिया किंगडम। वो क्या करते थे, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए वो क्या करते थे, जो भी एरिया कैप्चर किए थे हिंदुस्तानी राजाओं के, उसे वो जस्टिफाई करते थे, ठीक है, जो भी उन्होंने कैप्चर किया, भाई यार ये जो मैंने किया ये तो मैंने ठीक किया। 1830 के लेट में क्या होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी बिकेम वरीड अबाउट रशिया एज रशियन माइट एक्सपेंड अक्रॉस एशिया एंड एंटर इंडिया फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट। अब 1830 के बाद में क्या होता है कि ब्रिटिशर्स को डर लगने लगता है। ब्रिटिशर्स को ऐसे लगता है यार कि ये जो अब जो मैं ये इंडिया का मैप बना रहा हूँ आज का इंडिया में, यानी ये इधर जो पाकिस्तान के लिए ये भी इंडिया होता था उस टाइम पे, कुछ अफगानिस्तान पास तक, तो इसको ऐसे लगता था, ब्रिटिशर्स ये सोच रहे थे कि ऐसा ना हो कहीं कि ऊपर से रशिया इधर से यहाँ पे हमला कर दे, ठीक है, तो वो चाहता था कि यहाँ पे जो अफगानिस्तान है मैं इसको भी जीत के रखूँ, यहाँ पे भी मेरा एरिया हो। अब होता क्या है, दे फाट अ प्रोलॉन्ग्ड वार विद अफगानिस्तान बिटवीन 1838 से लेकर 1842 तक, और इस्टेब्लिश कर दिया उन्होंने इनडायरेक्ट रूल यहाँ पे अपनी कंपनी का। ब्रिटिशर्स ने सिंध को भी जी लिया 1843 में, और आफ्टर द डेथ था महाराजा रंजीत सिंह। जब महाराजा रंजीत सिंह की डेथ होती है 1839 में, तो उसके बाद भी उनके साथ भी लड़ाइयाँ लड़ी, सिक्स के साथ भी, और फाइनली सिक्स के किंगडम्स को भी इन्होंने जीत लिया, ठीक है। अब आप समझ चुके हैं कि इंडिया का कितना सारा हिस्सा ये जो ब्रिटिशर्स हैं ये अभी तक जीत चुके हैं। साउथ इंडिया इन्होंने पूरा जीत लिया, वेस्ट में अफगानिस्तान को भी जीत लिया इन्होंने, और उसके साथ में पंजाब वाला एरिया भी, लाहौर वाला भी इन्होंने जीत लिया। अब हम बढ़ते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की तरफ, कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या थी। अब फिर से ब्रिटिशर्स ये पॉलिसी में बहुत ज़बरदस्त है, इन्होंने एक नई पॉलिसी बना दी। इनके गवर्नर जनरल हुआ करते थे लॉर्ड डलहौजी, ठीक है, तभी इनको गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डलहौजी, और 1848 से लेकर 1856 तक इनका रूल था। इन्होंने एक पॉलिसी लाई जिसका नाम था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। अगर पूछेगा कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसने लाई, तो गवर्नर जनरल जिसका नाम था लॉर्ड डलहौजी। अब इसने डिक्लेयर किया कि अगर कोई भी इंडियन रूलर जो मर जाता है, उनकी मौत हो जाती है, किसी भी उनके घर पे अगर कोई लड़का नहीं है, तो लड़के के बिना, तो क्या होगा कि उनकी सारी संपत्ति ब्रिटिशर्स के पास चल जाएगी। अब ये देखो ये क्या पॉलिसी ला रही है कि अगर ऐसा कोई भी इंडियन रूलर, अगर उसकी मौत हो जाती है और उसके घर पे कोई भी लड़का नहीं है जो उसके बाद राजा बनेगा, तो उसकी सारी प्रॉपर्टी, सारी संपत्ति, सारा किंगडम चले जाएगा अंग्रेजों के पास। अब ऐसी इस पॉलिसी से उन्होंने सतारा को, संबलपुर को, उदयपुर को, नागपुर को, झांसी को, अवध को जीत लिया। झांसी के बारे में सुना होगा, जहाँ पे झांसी की रानी थी, तो उनके पास उनका खुद का बेटा नहीं था, उन्होंने अडॉप्ट लिया बेटा, एक बेटे को गोद ले लिया, यार अब ये मैंने अपना बेटा गोद ले लिया, अब इसके मेरे हमारे बाद अगर कोई राजा होगा तो ये होगा। लेकिन ब्रिटिशर्स ने बोला कि ये चीज़ नहीं चलेगी, यहाँ पे चलेगा तो सिर्फ कौन सा, ओरिजिनल बेटा, अगर आपके अपने खून का बेटा है तो। आगे बढ़ते हैं हम लोग कि न्यू एडमिनिस्ट्रेशन कैसे उन्होंने सेटिंग कर दी यहाँ पे न्यू एडमिनिस्ट्रेशन की। तो फिर वैरन हेस्टिंग एक गवर्नर जनरल हुए उनके, जिसने रूल किया 1773 से लेके 1785 में। उन्होंने एक सिग्निफिकेंट रोल लाया यहाँ पे एक्सपेंशन ऑफ कंपनी पावर, जैसे ब्रिटिश टेरिटरीज वर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू एडमिनिस्ट्रेशन यूनिट, जिसको उन्होंने प्रेसिडेंसीज कहा। अगर आपको कोई क्वेश्चन ये पूछेगा कि प्रेसिडेंसीज किसने बनाई और प्रेसिडेंसीज कितनी थी, तो टोटल थी 3 प्रेसिडेंसी ब्रिटिशर्स के टाइम पे, ठीक है। तो बनाई किसने थी, वैरन हेस्टिंग ने। किसने बनाई थी, वैरन हेस्टिंग ने बना दी 3 प्रेसिडेंसीज। प्रेसिडेंसीज के नाम होते थे, एक बंगाल प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी। हल्का सा हम अगर इंडिया का मैप बनाएं और हमें यही नज़र आएगा कि मद्रास प्रेसिडेंसी तो आपको दिखेगा कि भाई ये इधर साउथ वाला है, बंगाल प्रेसिडेंसी आपको दिखेगा कि इधर ईस्ट वाला, नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया के पास, और बॉम्बे प्रेसिडेंसी आपको इधर वाला एरिया दिख जाएगा। तो ये पूरे एरिया को उन्होंने कवर कर दिया था, 3 प्रेसिडेंसीज के बीच बना दिया। ईच हर एक को रूल करने के लिए उन्होंने एक गवर्नर अपॉइंट किया, जो कि सुप्रीम हेड हुआ करता था एडमिनिस्ट्रेशन का, और उसके ऊपर जो हेड हुआ करता था वो गवर्नर जनरल था। मान लो कि गवर्नर के ऊपर जो हेड होता था, जो उनका सुप्रीम कमांडर था, वो होता था उनका गवर्नर जनरल। अब 1772 के बाद उन्होंने न्यू सिस्टम लाया जिसका नाम था जस्टिस। 1772 में जस्टिस लाया उन्होंने। ईच डिस्ट्रिक्ट को उन्होंने कोर्ट दिए, कितने कोर्ट, 2 कोर्ट दे दिए हर एक डिस्ट्रिक्ट को। अब कोर्ट कैसे होते थे, 2 कोर्ट थे, एक तो क्रिमिनल कोर्ट हुआ करता था, एक सिविल कोर्ट। यार
कि ये नहीं होगा कि एक ही जज जो है दोनों के फैसले सुनेंगे, क्रिमिनल का भी वही सुना रहा है, सिविल का भी वही सुना रहा है। तो 2 तरह की अदालतें लगाई, एक को बोला उन्होंने दीवानी अदालत, एक को फौजीदारी अदालत। तो कितने तरह के कोर्ट इस्टेब्लिश किए उन्होंने? 2 तरह के कोर्ट। और साल कौन सा था? 1772 के बाद उन्होंने ये लाया जुडिशियल सिस्टम। सिविल कोर्ट्स में कौन बैठता था? जैसे मैंने सिविल बताया, सिविल कोर्ट में बैठते थे मौलवीज जो मुस्लिम्स के लिए हुआ करते थे, और हिंदू पंडित्स हुआ करते थे जो इंडियन लॉज को उनको बताते थे, ठीक है, फॉर द यूरोपियन डिस्ट्रीब्यूट। आज के टाइम पे आप डीएम सुनते हो ना, आईएएस करके आते हैं जो लोग, तो डीएम जो थे इनको ये मौलवी और ये लोग बताया करते थे कि यार ये हिंदू लॉ ये बोलता है, क्योंकि ये लोगों को तो हिंदू लॉज के और मुस्लिम लॉ के बारे में पता नहीं था। अब क्रिमिनल कोर्ट में क्या होता था? क्रिमिनल कोर्ट was स्टिल अंडर द काजी। क्रिमिनल कोर्ट होते थे काजी और मुफ्ती के अंडर, बट अंडर द सुपरविजन ऑफ कलेक्टर्स। लेकिन इनके ऊपर हेड कौन होते थे? कलेक्टर्स। तो कलेक्टर मेन जो वाज टू कलेक्ट द रेवेन्यू। ये जो कलेक्टर होते थे, आज के टाइम पे आप सुनते हो ना डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर, तो कलेक्टर का काम होता था रेवेन्यू को कलेक्ट करना और टैक्सेस लेने और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना उस पूरे डिस्ट्रिक्ट में। हेल्प किसकी के साथ? जज की हेल्प के साथ, पुलिस ऑफिसर्स की हेल्प के साथ, या जो अन्य कोई भी कर्मचारी होते थे उनकी हेल्प के साथ लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है इस एरिया। आगे वाला था कंपनी की आर्मी। तो आगे आ जाता हमारा कंपनी की आर्मी। होता क्या कि फ्रॉम 1820 जो कैवलरी थी रिक्वायर्ड कंपनीज आर्मी डिक्लाइन बिकॉज द ब्रिटिश एम्पायर वाज फाइटिंग द बर्मा, अफगानिस्तान, इजिप्ट विद द सोल्जर्स वर आर्म्ड विद द मस्क एंड मैच लॉक्स। ये जो 2 तरह की ये गन्स का नाम है, ठीक है, ये मैच लॉक्स भी गन्स के नाम है। तो क्या हुआ कि जो इनकी कैवलरी थी वो कम हो गई थी। अब कैवलरी का मतलब मैं बता देता हूँ, कैवलरी का मतलब होता है घोड़े पे जो सवार होते हैं ना, घोड़सवार, तो घोड़े पे बैठ करके लड़ाइयाँ करते हैं उनको बोलते हैं। तो वो कम हो गई क्योंकि अभी गन्स चलानी है, तो घोड़े पे बैठ के कोई क्या गन चलाएगा। अब क्या होता है कि अर्ली 19th सेंचुरी की बात बता रहा हूँ मैं आपको, ब्रिटिशर बिगेन टू डेवलप अ यूनिफॉर्म मिलिट्री कल्चर। उन्होंने सोचा कि अब हम एक ही मिलिट्री कल्चर लाएंगे। सोल्जर्स को यूरोपियन स्टाइल की ट्रेनिंग दी गई और उन्हें ड्रिल सिखाया गया, डिसिप्लिन सिखाया गया, एक ही तरह का कल्चर लाने की बात की थी, ठीक है। अब इन सारी चीज़ों से हमने सीखा कि एंड में समझते हैं इसका सारा कंक्लूजन हुआ कि आखिर में चीज़ें खत्म का होती है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने ट्रांसफॉर्म कर दिया। अब क्या थी वो? ट्रेडिंग कंपनी थी। ट्रेडिंग कंपनी से वो आ जाती है अब एक टेरिटोरियल कलोनियल पावर। कलोनियल पावर का मतलब था तो यहाँ की डेवलपमेंट नहीं कर रहे थे, बल्कि यहाँ से सिर्फ चीज़ों को लूट ले रहे थे। अब 1857 के बाद कंपनी को क्या किया गया? द कंपनी कैम टू एक्सरसाइज द डायरेक्ट रूल ओवर कितने 68% ऑफ द टेरिटरी एंड 78% ऑफ द पॉपुलेशन जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे थी। तो 1857 तक आते आते इतने एरिया पे वो रूल कर रहे हैं। यानी 63% जो इंडिया की पूरी टेरिटरी उस पर को किसका रूल है? अगर मैं फिर से इंडिया बनाऊँ तो इंडिया में 63% टेरिटरी पे किसका रूल है? ब्रिटिशर्स का। और पूरी पॉपुलेशन में 78% पे पॉपुलेशन पे वो लोग रूल कर रहे हैं। ओके, तो हमारी कहानी होती है यहाँ पे ख़त्म। तो ये ट्रेड एंड टेरिटरी का चैप्टर मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि कैसे वो लोग ट्रेड करने यहाँ पे आए थे और कैसे ट्रेड करने के बाद में उन्होंने यहाँ पे अपनी टेरिटरी इस्टेब्लिश कर दी।